हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है उर्दू क्लासेज में। आज से ये आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट फरहतुल्लाह बेग के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। ये वीडियो पार्ट 1 है और इनके जो लिखे हुए नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी है, ये सेकेंड पार्ट में देखेंगे, यानी दूसरी पार्ट में देखेंगे, क्योंकि हमको डीपली से पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है कि एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों से मुझे एक बात और कहनी है कि आप लोग अगर 100% नंबर लाना चाहते हैं उर्दू में, तो ये मेरा दावा है कि आप अगर मेरा वीडियो शुरू से अंत तक रोजाना वीडियो देखते हैं तो आप लोग जरूर 95 प्लस नंबर ला सकते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, ये आप लोग पहले अपने इस वीडियो को देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन में रखिए, तो इंशाल्लाह जरूर पास होंगे। तो चलिए, समय को बचाते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ बताया गया है, पहला है कि नजीर अहमद की कहानी। ये पहला चैप्टर है, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, है ना। तो ये क्या है? खाका है। आपसे पूछा जाएगा कि नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी क्या है? अफसाना है, नाविल है, खाका है, गजल है। ये 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें आपको टिक करना है खाका में। ठीक है, यहीं पे 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपका, है ना। तो नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, ये क्या है? तो खाका है। ये नजीर अहमद की कहानी क्या है? तो खाका है। ठीक है, अब देखिए इसके मुसन्निफ। मुसन्निफ का मतलब होता है क्या? मुसन्निफ का मतलब होता है लिखने वाला, राइटर को ही हम बोलते हैं उर्दू में मुसन्निफ। ठीक है, तो नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, ये खाका है। इसको लिखने वाले, इसके लेखक, इसके राइटर, लिखने वाले मुसन्निफ मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है। यहाँ पे भी आप लोगों को क्या मिल गया? 1 नंबर और मिल गया। क्वेश्चन पूछता है कि नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, खाका के मुसन्निफ कौन है? तो आपको बताना है कि मुसन्निफ मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है। ठीक है, यहां तक क्लियर। 2 नंबर यहां तक मिल गया। फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो देखिएगा ना, मेरा दावा है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्योंकि किताब से एक एक लाइन को इसको निकाल करके इसको लिखा गया है। इसमें क्वेश्चन कितना बनाएगा एग्जामिनर, चाहे जितना बनाए, लेकिन इसी में से देना है तो इसी में से देगा वो। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आगे फिर देखते हैं। फिर ये बताया गया कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद। जद्दे अमजद का मतलब समझते हैं क्या होता है? जद्दे अमजद का मतलब होता है दादा परदादा लोग जो है वो जद्दे अमजद, उसी को कहते हैं। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद मिर्जा अफजल बेग। ठीक है, इनके मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद मिर्जा अफजल बेग बदख्शा से तर्के वतन करके शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए। ठीक है, इसी में 2-3 नंबर आपका मिल गया। इसमें बताया हुआ है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद, दादा परदादा लोग जो है इनके, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के, वो लोग बदख्शा से तर्के वतन करके, बदख्शा से छोड़ करके, तर्के वतन करके, तर्क मतलब होता है छोड़ना, तर्के वतन करके, छोड़ करके शाह आलम सानी के जमाने में, शाह आलम सानी के जमाने में कहाँ आए? तो हिंदुस्तान आए। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में बात आई होगी।
फिर आगे चलते हैं, फिर बताया गया है वो हिंदुस्तान आए और फौज में मुलाजिम हुए। क्या हुए? मुलाजिम हुए। तो यहां समझिए कि फिर फौज में मुलाजिम हुए। मुलाजिम का मतलब क्या हुआ? नौकरी किए, है ना। हिंदुस्तान में आकर के फरहतुल्लाह बेग के दादा परदादा जो लोग थे वो आकर के हिंदुस्तान में फौज में मुलाजिम हुए, नौकरी किए। ठीक है, अपना वतन छोड़ करके हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान में आकर के मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के परदादा लोग, दादा लोग, वो फौज में आकर के नौकरी किए हिंदुस्तान में। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। फिर आगे है फरहतुल्लाह बेग के दादा का नाम, याद रखिएगा। फरहतुल्लाह बेग के दादा का नाम मिर्जा अब्दुल्लाह बेग था। इसको याद रखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का आंसर यहां पे बनता है। 100% मेरा दावा है कि आपको अगर इस चैप्टर से, पहली चैप्टर से आएगा क्वेश्चन, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप एक एक चीज को, एक एक लाइन को आप देखते रहिए, समझते रहिए। तो इनके दादा का नाम, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के दादा का नाम मिर्जा अब्दुल्लाह बेग था। ठीक है, इनके जद्दे अमजद परदादा लोग जो थे उनका नाम क्या था? मिर्जा अफजल बेग। ये नाम याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि नाम भी पूछ देता है कई बार। तो यहां पे बताना है कि परदादा का नाम मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के अफजल बेग था। ठीक है, और इनके दादा का नाम मिर्जा अब्दुल्लाह बेग था। यहां तक बात समझ में आई होगी। फिर आगे देखा जाए, 1857 ईस्वी के इनकलाब से इनके खानदान भी मुतासर हुआ और दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद चला गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1857 के इनकलाब से जब इनका खानदान भी मुतासर हुआ, खुश हुआ, तो इन्होंने दिल्ली से हिजरत करके, दिल्ली से हिजरत करके मतलब आपका ये हुआ कि दिल्ली को छोड़ करके, वहां से आकर के हिजरत करके हैदराबाद चला गया। दिल्ली से कहां चले गए? तो हैदराबाद चले गए। यहां तक बात समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ा जाए। फिर बताया गया कि तज़किरा नवेसों के मुताबिक, ठीक है, तज़किरा नवेसों के मुताबिक मिर्जा फरहतुल्लाह बेग सितंबर 1883 ईस्वी में पैदा हुए। ये कौन बोल रहे हैं? तो ये तज़किरा नवेसों के मुताबिक ये बता रहे हैं लोग, तज़किरा जो किए हैं वो लोग बता रहे हैं कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश जो हुई है वो 1883 ईस्वी में हुई है। लेकिन एक और बात यहां पे ध्यान दीजिए, खुद लेकिन खुद फरहतुल्लाह बेग कहते हैं कि खुद उनके बयान के मुताबिक वह अगस्त 1885 ईस्वी में पैदा हुए। अब देखिए यहां मामला फंस रहा है। यहां बताया जा रहा है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश 1883 ईस्वी में हुई है। ठीक है, लेकिन मिर्जा फरहतुल्लाह बेग कह रहे हैं कि नहीं, मेरी पैदाइश 1883 ईस्वी को नहीं हुई है, मेरी पैदाइश हुई है तो 1885 को हुई है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अगस्त 1885 में हुई। तो आप लोग एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? आपको बताना है 1885, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारी जो पैदाइश है वो 1885 ईस्वी में हुई। यहां तक बात समझ में आई? तो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, और यही इनका दुरुस्त है, मतलब सही है। तो आपको एग्जाम में लिखना है कि अगस्त 1885 ईस्वी में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश हुई। ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए। फिर जाए पैदाइश, कहां पे इनकी पैदाइश हुई, कौन सा जगह पे इनकी पैदाइश हुई? तो मोहल्ला चूड़ीवालान, दिल्ली में। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि फरहतुल्लाह बेग की जाए पैदाइश कहां हुई,
तो मोहल्ला चूरी वालान दिल्ली में हुई। यहां तक बात समझ में आई तो आगे बढ़ा जाए। फिर इनके वालिद का नाम क्या है? हशमतुल्लाह बेग, है ना। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या है? तो हशमतुल्लाह बेग। इनके दादा का नाम क्या है? तो मिर्जा अब्दुल्लाह बेग। इनके जद्दे अमजद का नाम क्या है? तो मिर्जा अफजल बेग। ये सब नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि 10 रोज के थे कि इनके वालिदा, वालिदा का मतलब होता है माँ, माता श्री, है ना। वालिदा का मतलब माँ होता है। जब ये 10 दिन ही के थे तो इनके वालिदा मुशर्रफ जहां बेगम का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। जब ये 10 दिन के हुए मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, तो इनके अम्मी का इंतकाल हो गया, जिसका अफसोस तो बहुत हुआ होगा इनके घर वाले को। और ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग 10 ही रोज के थे कि इनके अम्मी का इंतकाल हो गया। और इनके अम्मी का नाम क्या है? मुशर्रफ जहां बेगम, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई तो आगे बढ़ा जाए। फिर अब ये 10 दिन के थे तो इनके वालिदा का इंतकाल हो गया, तो इनको क्या हुआ? अब उसके बाद इनको तो कोई पालने वाले तो होंगे ना जी। तो देखिए, लावल्द, जिनके पास कोई बेटा नहीं था, बेवा फूफी हुस्न जहां बेगम ने उनकी अपनी औलाद की तरह पाला, ठीक है। बेवा फूफी, इनकी जो बेवा फूफी थी जिनका नाम है हुस्न जहां बेगम, इन्होंने अपने औलाद की तरह मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को पाला। यहां तक समझ में आई बात? लिखते चलिए इसको, एक मर्तबा वीडियो पूरा देखिए, दूसरे मर्तबा वीडियो देख करके नोट्स बनाइए, है ना। और इसको याद रखिए कि इसके अलावा इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। आएगा तब बोलिएगा हमको कि इसके बाहर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। क्वेश्चन आएगा तो बस इसी में से आएगा। ये 100% है कि पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी जान लीजिए। तो आप लोग एक एक लाइन को समझते चलिए, है ना। इंशाअल्लाह जरूर आप लोग पास होंगे। फिर आगे बताया गया है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मस्जिद में एक बुजुर्ग सैयद वलीउल्लाह रहते थे, है ना। सैयद वलीउल्लाह रहते थे कहां पे? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की मस्जिद में एक बुजुर्ग सैयद वलीउल्लाह रहते थे, उन्होंने ही इनकी बिस्मिल्लाह कराई, ठीक है। यानी सबसे पहले पढ़ाने वाले जो उस्ताद हैं इनके मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बचपन के, सबसे पहले तो वो कौन है? तो यहां पे बताया गया कि सैयद वलीउल्लाह सबसे पहले इनको बिस्मिल्लाह करवाए, ठीक है। फिर आगे देखा जाए, फिर बताया गया है कि कलाम पाक यानी कुरान शरीफ को कौन पढ़ाए उस्ताद? तो मौलवी कमरुद्दीन। कलाम पाक इनको कौन पढ़ाए? तो मौलवी कमरुद्दीन। क्वेश्चन पूछता है, बाबू ध्यान देकर के पढ़िए आप लोग। मेरा दावा है कि आप लोग इसका नोट्स बनाकर रिवीजन करते रहेंगे तो एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद एक एक लाइन को पढ़ करके निचोड़ करके सारा इस बोर्ड पे लिख दिया गया है। और आप लोग इस बोर्ड पढ़ के जितनी चीज लिखी हुई है सब अपने कॉपी में लिखिए और अपने माइंड में रखिए, उसके बाद इससे बाहर कुछ नहीं। अब कलाम पाक पढ़ाने वाले हैं मौलवी कमरुद्दीन, ठीक है। गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से वह इंट्रेंस पास किए। इंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट वाला जो पास किया, आज भी तो इंट्रेंस एग्जाम देता है लोग, उस वक्त भी इंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से वह इंट्रेंस पास किए। कहां से? तो कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से वह इंट्रेंस
का एग्जाम पास किए। फिर बताया जा रहा है कि 1901 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। कब? हिंदू कॉलेज में फरहतुल्लाह बेग ने कब दाखिला लिया? तो 1901 स्कूल में। 1901 में कौन सा स्कूल में? तो हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं से 1903 ईस्वी में इंटरमीडिएट की संध हासिल की। संध का मतलब होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जो है 1903 ईस्वी में इंटरमीडिएट की संध हासिल किए। कब? तो 1903 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। फिर बताया गया है कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया। कौन सा कॉलेज से बीए किए? तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किए, ठीक है। और उन्होंने उसी कॉलेज में एमए भी किया, दाखिला लिया, ठीक है। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किए और उसी में फिर दाखिला एमए के लिए लिए। यहां तक बात समझ में आई होगी, तो आगे बढ़ा जाए। फिर देखा जाए यहाँ पे और क्या होता है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बारे में। ये खेलों से ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, है ना। खेलों से ज्यादा क्या रखते थे? दिलचस्पी रखते थे। जैसे क्रिकेट खेलते थे, टेनिस खेलते थे, चौसर खेलते थे, शतरंज वगैरह ये खेल खेलते थे, है ना। तो इनको खेलों से ज्यादा दिलचस्पी थी। क्या क्या खेलते थे? क्रिकेट, टेनिस, चौसर, शतरंज वगैरह ये खेलते थे। फिर है एक मुअल्लिम थे। कहाँ के? तो हैदराबाद के स्कूल में एक मुअल्लिम बने, टीचर बने। कहाँ? तो हैदराबाद के एक स्कूल में ये एक टीचर बने। फिर क्या होता है आगे? फिर बताया गया है कि 1908 ईस्वी में हाई कोर्ट के मुतरजम हुए। ये जब 1908 ईस्वी इनका हुआ तो ये हाई कोर्ट के मुतरजम हुए, मतलब तर्जमा। उसका क्या होता है? उसको जैसे हिंदी से उर्दू करते हैं, उर्दू से हिंदी करते हैं, या अरबी को उर्दू में हम लोग ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, तो वैसे मुतरजम हुए। 1908 ईस्वी में हाई कोर्ट के वो भी मुतरजम हुए। फिर 1910 में वह जुडिशल इम्तहान पास किए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जुडिशल इम्तहान मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने कब पास किए? तो 1910 ईस्वी में पास किए, ठीक है। फिर बताया गया है 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने। हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर भी बने। कब? तो 1939 ईस्वी में। अब आइए यहाँ पे 1942 ईस्वी में फिर वहीं से सबकदोश हो गए। सबकदोश का मतलब होता है वो क्या हो गए? वहां से रिटायर हो गए। 1910 में जुडिशल इम्तहान पास किए। 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने। कब? 1939 में। उसके बाद 1942 में वहां से सबकदोश हो गए, रिटायर हो गए। फिर आगे बताया गया कि इनकी शादी जब कब हुई? तो शादी इनकी 1908 ईस्वी में चच्चा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई, ठीक है। ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की शादी 1908 ईस्वी में इनके चच्चा जो थे साजिद बेग की लड़की से, जिसका नाम है नसीमा सुल्ताना से हुई। यहां तक बात समझ में आई? ये नसीमा सुल्ताना बेगम से इनकी शादी हुई, है ना। अब देखिए जब ये इंतकाल कर गई, कौन? नसीमा सुल्ताना बेगम। जब ये इंतकाल कर गई तो ये दूसरी शादी किए। वो अपने साली से शादी किए, है ना, हमीदा सुल्ताना से। दूसरी शादी किससे किए? तो साली से, जिसका नाम है हमीदा सुल्ताना, ठीक है। उसके बाद देखा जाए इनका इंतकाल कब हुआ? तो 27 अप्रैल 1947। इसको याद रखिएगा। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की इंतकाल कब हुई? 27 अप्रैल 1947 को आरजा क्लब हुआ और ठकी जेल के करीबी कब्रिस्तान
करीबी कब्रिस्तान सराय इलाही चमन में दफन हुए। कहां दफन हुए? तो सराय इलाही चमन में ये दफन हुए। कब इंतकाल हुआ? तो 27 अप्रैल 1947 को। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आगे बढ़ा जाए। इनका एक खाका है जो हम लोग पढ़ेंगे, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। ये खाका है, ये पढ़ेंगे हम लोग, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में इतना निचोड़ निचोड़ कर लिखा गया है, निकाला गया है, इसमें इतना ज्यादा समय लगा है, इतना ज्यादा समय लगा है कि इसका अंदाजा भी नहीं। ये हम इतना मेहनत करके बनाए हैं, आप लोग भी मेहनत करके इसको पढ़िए, है ना। जुलाई 1927 में शाये हुआ नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। कब शाये हुई, मतलब कब तबाह हुई? तो 1927 ईस्वी में। फिर है दिल्ली का एक यादगार मुशायरा। इनका एक क्या है? दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और फूलों वालों की सैर भी इनकी यादगार तहरीर है। ये लिखे हुए हैं। ठीक है, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये एक लिखे हुए हैं। दूसरा फूलों वालों की सैर, ये भी लिखे हुए हैं, तहरीरी। ठीक है, तहरीर का मतलब होता है लिखना। आखिरी अब आइए यहाँ पे, इनके एक मजामीन है जो फरहत के नाम से मशहूर है ना। फरहतुल्लाह बेग के मजामीन का नाम क्या है? फरहत। ठीक है, 7 जिल्दों में शाये हुई। आपसे पूछा जाएगा मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की ये मजामीन फरहत कितने जिल्दों में शाये हुई? तो 7 जिल्दों में शाये हुई। ये आपको बताना है ना, लिखना है, धीरे से जाकर के एग्जाम में टिक करना है, पास हो जाना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, और भी किताब है इनका जिनका नाम है इंशाह, दीवाने यकीन, ठीक है, दीवाने नजीर, मेरी दास्तान, मेरी शायरी, ये सब अहम किताबें हैं। तो इनको याद रखना है आपको, एग्जाम में इसी से आएगा, इससे बाहर आ नहीं सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। जिन लोगों के पास इस वीडियो का लिंक नहीं गया है उन लोगों के पास मेहरबानी करके लिंक भेजिए, वो लोग भी पढ़े, वो लोग भी पास हो। आज के लिए इतना ही। दूसरी पार्ट 2 का इंतजार आप करें शाम 6 बजे।